दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपनी सरकारी सेवा के 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक इन 20 साल के कार्यकाल में मोदी ने कोई भी ब्रेक नहीं लिया। जी हां, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से अचानक बाहर आकर उन्होंने जिस तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाली और एक से बढ़कर एक आयाम पेश किए, बीजेपी में उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जी हां, मोदी ने गुजरात में लगातार 3 सरकारों का नेतृत्व करते हुए केंद्र में कांग्रेस के दबदबे को चुनौती देने का मजबूत आधार तैयार किया था। 2014 में वे पहली बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने और 2019 के लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत हासिल किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। उसी साल आए भयानक भूकंप के बाद गुजरात तबाह हो गया था। हालांकि मोदी द्वारा उठाए गए कई कदम जैसे वाइब्रेट गुजरात इवेंट ने राज्य के पूर्ण गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हां, बाद में गुजरात बिजली उत्पादन सहित कई मोर्चे पर आत्मनिर्भर हो गया। गुजरात में विकास का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो सपना बनकर बाद में देश के 130 करोड़ लोगों की आंखों में भी बस गया। जी हां, वे हमेशा ही सबके लिए विकास के रास्ते पर गतिमान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में कल फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सार्वजनिक जगह को विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और कहा है कि सड़क को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया जाए। इस तरीके से मामले में एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध का अधिकार संविधान में है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह होनी चाहिए। आम लोगों को विरोध प्रदर्शन से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति बनने पर एडमिनिस्ट्रेशन को खुद ही कार्रवाई करनी चाहिए, किसी कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के जरिए हालात खराब होने का खतरा बना रहता है। जी हां, दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर इस बात को याचिका दायर की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता अमित सहनी ने अर्जी दाखिल की थी। जी हां, सहनी ने अर्जी में कहा था कि सड़कों पर ऐसे विरोध जारी नहीं रह सकते हैं। सड़कों को ब्लॉक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रदर्शन 100 दिनों तक चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश तय करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। जी हां, एआईएमआईएम ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की बात कही है। इस बीच अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके असदुद्दीन ओवैसी को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि ओवैसी भाजपा के कहने पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग से चुनाव लड़ेंगे। एक बार फिर से यह साबित हुआ है कि भाजपा और ओवैसी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जी हां, आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह का ये बयान तब आया जब ओवैसी की ओर से औपचारिक तौर पर बिहार चुनाव में लड़ने का ऐलान किया गया है। एआईएमआईएम इस बार आरएलएसपी और बसपा के साथ मिलकर चुनाव में कूदेगी। हालांकि सीटों का बंटवारा जल्द किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता बिहार की श्रेयसी सिंह अब बीजेपी में शामिल होकर विरोधियों पर भी निशाना लगाएंगी। जी हां, उन्होंने कल जमुई सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पहले राजनीति में एंटर लेने के बाद के अपने पहले बयान में बिहार में खिलाड़ियों के लिए काम करने की बात कही है। जी हां, साथ ही बिहार सरकार को स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने को कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के साथ गठबंधन की जानकारी दी है। बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है कि वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें देगी। साथ ही भविष्य में मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए में जेडीयू को 122, बीजेपी को 121 सीट मिली है। इनमें जेडीयू ने अपने खाते से हम पार्टी को 7 सीटें दी है, जबकि अब बीजेपी ने वीआईपी को
11 सीटें दी हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि वो शुरुआत से ही पीएम नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे पर काम करते आए हैं। हम पहले महागठबंधन के साथ आ गए, लेकिन अनुभव नहीं है। महागठबंधन का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि महागठबंधन ने हमें धोखा दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि बीते दिनों जब महागठबंधन की ओर से अपनी सीटों का ऐलान किया जा रहा था, तब मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करते हुए महागठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। जी हां, उन्होंने सीटों के मुद्दे पर धोखा देने का आरोप लगाया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 1,91,427 हो चुकी है। बिहार में सिर्फ आज कोरोना के कुल नए मामले 1304 सामने आए हैं। जहां बिहार में अब तक 1,77,929 लोग इसमें से ठीक भी हो चुके हैं। जी हां, पिछले 24 घंटे में राज्य में 1255 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार सर्वे कर रही है। ऐसी वे कोरोना महामारी की वजह से कर रही है। हालिया सर्वे में बिहार में होने वाली चुनावी समीक्षा कई बातों का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में मतदान प्रतिशत का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। जहां इसको लेकर 2 सर्वे किए गए थे। हालांकि नतीजों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, परंतु अभी तक सर्वे रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं, उन पर संबंधित 25 जिलों के डीएम से उनका मंतव्य मांगा गया है। जहां उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी रंजीता ने जिलाधिकारियों को अपना मंतव्य देने का निर्देश दिया है, जिससे सर्वे के नतीजे के आधार पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनाई जा सके। सर्वे में यह बात निकल कर आई है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, वोटर लिस्ट में नाम पता असत्य होने, ईपीएफ बनवाने, बूथ की जानकारी का अभाव और प्रत्याशियों के संबंध में अधूरी जानकारी के कारण भी बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं डालते हैं। जी हां, अभी तक के सर्वे रिपोर्ट की माने तो जो समाज का युवा वर्ग ज्यादा जागरूक नजर आ रहा है। जी हां, बेहतर अवसर की तलाश में वे महानगरों में ज्यादा सक्रिय हुए हैं। इस कारण वे अक्सर चुनाव के समय में अपने घर पर मौजूद नहीं होते हैं। नतीजतन बड़ी संख्या में युवा वोटर चुनाव में मतदान करने से वंचित हो जाते हैं, जिससे मतदान प्रतिशत में असर पड़ता है। स्मार्ट मीटर का दर्जा प्राप्त कर चुके मुजफ्फरपुर शहर की सेहत सड़कों और गलियों में जमा कचरा खराब कर रहा है। जी हां, शहरवासी इसका कहर झेल रहे हैं। इससे उठ रही शराब हवा में जहर घोल रही है। कचरा के प्रबंधन में निगम की विफलता इसके लिए जिम्मेवार है। समय से कचरा का निष्पादन नहीं होने और इसे जलाने से लगातार शहर में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है। प्रदूषण तब होता है जब डंपिंग साइट में जमा कचरा सड़ जाता है। जी हां, बदबू फैलती है और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषित होने का कारण बनता है। यदि निगम सही तरीके से शहर से निकलने वाले कचरे का प्रबंधन करे तो हवा को जहरीले होने से बचाया जा सकता है। जी हां, 35 वर्ग किलोमीटर में फैला शहर, 60,000 मकान और 5 लाख की आबादी, प्रतिदिन 250 टन कूड़े का उत्सर्जन होता है। इस कचरे का निष्पादन की जिम्मेवारी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम शहर से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में विफल साबित हुआ। जी हां, शहर की साफ सफाई को लेकर पिछले 1 दशक में दर्जनों योजनाएं बनाई गई। कुछ कागजों पर रह गई, कुछ शुरू तो हुई, लेकिन 2 कदम चलने के बाद भटक गई। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस की अहम भूमिका होती है। जहां विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिहार पुलिस ने अपने जवानों से लेकर अफसरों तक के लिए आचार संहिता बनाई है। पुलिसकर्मी क्या करेंगे और क्या नहीं, ये इसके जरिए स्पष्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आचार संहिता बनाने के साथ कड़ाई से इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जहां जल्द इसको लेकर पुलिसकर्मियों को जानकारी दी जाएगी। आचार संहिता के मुताबिक पुलिसकर्मी किसी भी राजनीतिक पार्टी के विषय में कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, न ही पार्टियों को लेकर अपना कोई मत रखेंगे। जी हां, राजनीतिक दलों के संबंध में न सिर्फ पुलिसकर्मियों को टिकट टिप्पणी करने से बचना होगा, बल्कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी भी पार्टी का दिया हुआ खाना पानी ग्रहण नहीं करेंगे। जी हां, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी को अपने साथ पानी का बोतल और बिस्कुट आदि रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी का भी सहयोग नहीं लेना पड़े। गाइडलाइंस में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिसकर्मी को सतर्क किया गया है कि ऑडियो वीडियो मैसेज से परेशानी हो सकती है, लिहाजा इसका पूरा ख्याल रखें। इंडियन रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, रेलवे के मुताबिक अब ट्रेन स्टेशनों से छूटने के 30 मिनट पहले दूसरा आरक्षण चार्ट भी जारी किया जाएगा। सभी जोनल रेलवे से आए आग्रह के आधार भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। इस बदलाव के पीछे मकसद है कि पहले रिजर्वेशन चार्ट के आधार पर खाली सीटों के लिए ऑनलाइन और पीआरएस काउंटर पर टिकट की बुकिंग की जा सके। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन खुलने के 2 घंटा पहला दूसरा आरक्षण चार्ट जारी करने का अस्थायी निर्णय लिया था। रेलवे पहला आरक्षण चार्ट ट्रेन खुलने के 4 घंटे पहले जारी करता है।
सितंबर महीने में कोरोना ने जिस तरीके से सितम ढाया है उसके हिसाब से अक्टूबर काफी सुकून देने वाला है। जी हां, अक्टूबर में जिस तरीके से कोरोना के नए मरीजों में गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि देश अब कोरोना से जंग जीतने के अंतिम पड़ाव पर है। देश में कोरोना के मरीजों के मिलने के दर अब लगातार घट रही है, जबकि ठीक होने की दर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना जांच का आंकड़ा 8 करोड़ पार कर गया है। इसके बावजूद नए मामलों में कमी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लगातार 7 दिनों में कोरोना के नए मामले में गिरावट आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या यानी कि एक्टिव मामलों की संख्या भी घटकर सिर्फ 9,19,000 रह गई है। इनमें से भी 77% मामले सिर्फ महाराष्ट्र, केरल समेत 10 राज्य में रह गई है। इसके अलावा अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना महामारी को मात देने में लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी हां, कल 85% लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। खास बात यह है कि यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 24 राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों से ज्यादा दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक हर हफ्ते कोरोना के मामले में कमी देखने को मिल रही है। 9 सितंबर से 15 सितंबर के बीच वाले सप्ताह में हर दिन कोरोना के मरीज औसतन 92,830 मिल रहे थे। वहीं 16 सितंबर से 22 सितंबर तक औसतन नए मरीजों का आंकड़ा 90,346 था। इसके अलावा 23 सितंबर से 29 सितंबर वाले सप्ताह में औसतन 83,232 कोरोना मरीज मिल रहे थे और 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक वाले सप्ताह में 77,113 नए मरीज मिले हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एलजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे और अब वो कह रहे हैं कि जेडीयू को वोट देने से बिहार बर्बाद होगा। इसका मतलब साफ है कि उनका कोई निजी स्वार्थ है जो पूरा नहीं हुआ होगा, तो नीतीश कुमार गंदे हो गए। जीतन राम मांझी ने कहा कि खुद को एनडीए में मानते हुए जेडीयू के खिलाफ में प्रत्याशी उतारने की बात करते हैं। ये तो वही बात है, गुड़ खाएं और गुलगुल्ला से परहेज। इतनी तकलीफ है तो रामविलास पासवान को चिराग पासवान इस्तीफा दिलवा देते। इस तरह की राजनीति को दोगली राजनीति कहते हैं। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ की सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। जी हाँ, वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है। बिहार में टिकट बंटवारे पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ टिकट नहीं मिलने पर किसी नेता को दिल का दौरा पड़ रहा है तो कोई फपक फपक कर रो रहा है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला कैमूर जिले में, जहाँ एक नेता टिकट न मिलने पर रोने लग गए। जी हाँ, कैमूर के भभुआ के पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद पटेल अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े। उन्होंने अपने व्यथा जाहिर करते हुए कहा कि ये कैसा गठबंधन है कि यहाँ पर चारों विधायक की सीट बीजेपी के पास हैं, 2 एमएलसी की सीटें बीजेपी के पास, एक संसद की सीट भी बीजेपी के पास चली गई। उन्होंने कहा कि हमको वर्चुअल रैली में भी आश्वासन मिला था कि आपको नेतृत्व करने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी पार्टी के लोग चुनाव में खड़े होंगे, हमें उनका नेतृत्व मंजूर नहीं। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वो जेडीयू में बिना इस्तीफा दिए ही बीजेपी को कैमूर जिले में हराने का काम करेंगे। अगर पार्टी चाहती है तो हमको पार्टी से निकाल सकती है, लेकिन हम पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि वो 10 सालों से जेडीयू में कार्य कर रहे हैं, 4 बार विधायक भी रह चुके हैं। बिहार में चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम भी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी को झटका देते हुए उससे अलग होने का फैसला किया है। जी हां, इससे पहले जीतन राम मांझी की हम, फिर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा, मुकेश सहनी की वीआईपी और अब हेमंत सोरेन की जेएमएम भी आरजेडी से अलग हो गए हैं। जी हां, जेएमएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करते हुए कहा है कि झामुमो अधिकार की राजनीति करती है, खैरात की नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो परिवार ने 7 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। इकाई, झाझा, कटोरिया, धमदाहा, नाथनगर, मनिहारी, पीरपैती आने वाले समय में और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका स्पष्ट हो जाएगा और आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बता भी दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान घर में ही समय का उपयोग करते हुए राज्य के नवीन पॉलिटेक्निक पटना के छात्रों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जिससे खेतों में नमी की सही जानकारी मिल जाएगी। जी हां, सिंचाई के लिए जितनी पानी चाहिए होगा उतना ही उपयोग हो सकेगा। यह डिवाइस सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ही मौसम में इसी अनुरूप में नमी की सूचना देगी। जी हां, विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग नमी की जरूरत होती है। यदि नमी अनुकूल नहीं है तो फिर इसका फसल के उत्पादन में असर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिकल्स के 6ठे सेमेस्टर के छात्र चंदन कुमार, सौरभ प्रकाश, जयप्रकाश और प्रिंस कुमार ने प्रधान अध्यापक अनुष्का प्रधान के निर्देशन में स्मार्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार किया है। इसमें एक विशेष सेंसर का प्रयोग किया गया है। डिवाइस को खेतों में 8 से 10 इंच नीचे तक डाला जाता है। अगर खेतों में नमी की मात्रा कम है तो डिवाइस में लगा मोटर चालू हो जाएगा और नमी मानक के अनुरूप वो खुद बंद हो जाएंगे। छात्रों ने स्ट्रॉबेरी, मशरूम, बैगन, भिंडी, खीरा आदि की खेती पर इसका प्रयोग भी किया है।
राजद ने पहले चरण के प्रत्याशियों के चयन में जातिगत गणित का पूरा ध्यान रखा है। मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण को साधने के साथ ही पार्टी ने दलित अति पिछड़ों पर भी फोकस किया है। सर्वाधिक 19 टिकट यादव प्रत्याशी उतारे हैं। जी हाँ, यानी कि सबसे ज्यादा 19 टिकट यादव को दिए हैं। रालोसपा के महागठबंधन से अलग होने के बाद कोयरी समाज को भी साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा खुद को पुरानी इमेज से उबारने के लिए A to Z की पार्टी होने का संदेश देने की भी कोशिश की है। टिकट वितरण में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। जी हां, महागठबंधन के लिए पहले चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले चुनाव में इन 71 में से 54 सीटें महागठबंधन के पास थी। कृषि बिल के बाद अब मोदी सरकार के लेबर रिफॉर्म एजेंडे को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हां, इसे लेकर संघ परिवार में भी मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि RSS से जुड़े यूनियन भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS ने श्रम कानूनों के खिलाफ देशव्यापी विरुद्ध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इन 3 लेबर कोड बिलों के अंतर्गत 2 दर्जन से अधिक विभिन्न केंद्रीय श्रम कानून आते हैं और कई सामाजिक सुरक्षा उपायों, रोजगार की शर्तें आदि को पेश करते हैं। वैसे तो RSS इन 3 लेबर कोड बिलों का समर्थन कर रहा है, लेकिन वे इसके पीछे प्रावधानों के खिलाफ हैं और मानती है कि ये श्रमिक विरोधी है यानी कि मजदूर विरोधी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वे फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिनको जो बोलना है वो बोलते रहें। वे काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जी हां, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। जब पटना में सीट बंटवारे की घोषणा को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने इशारों में विरोधियों, खासकर लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान के संदर्भ में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कोई क्या बोलता है, फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिनको जो बोलना है बोलते रहें। हम काम करते आए हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना ही कहा है कि लोजपा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास पासवान की तबीयत खराब है। हम लोग सभी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हमारा उनसे पुराना लगाव है। कोई क्या बोलता है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे इससे दुख नहीं होता है, बल्कि हंसी आती है। कौन क्या बोलता है, क्या बोल रहा है और क्या बोलेगा, इन सब से हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग साथ हैं, साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे और बिहार के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। पिछले 7 महीनों में देश की केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन से लेकर सारे जतन करके देख लिए हैं, लेकिन कोरोना का कहर अब तक कम ना हो सका है। जी हां, हर दिन कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अब बिहार से काफी राहत, बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में संक्रमण के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1 व्यक्ति ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, जबकि राज्य में इस रोग से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,91,000 को पार कर गई है। बिहार में अब तक 78,93,739 नमूनों यानी कि सैंपल की जांच की गई है। राज्य में अब तक 1,77,929 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार में वर्तमान में कोरोना के इलाजत मरीजों की संख्या 11,268 है और ठीक होने वालों की दर 93.59% है। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन चलाकर रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। दिवाली से पहले ट्रेनों की बढ़ती वेटिंग लिस्ट बता रही है कि लोग अब नए नियमों का पालन करते हुए सफर करने को तैयार है। अब रेलवे ने रिजर्वेशन के लिहाज से यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब ट्रेनों में टिकट आरक्षण का दूसरा चार्ट ट्रेन से के स्टेशन से छूटने से आधा घंटे पहले भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले जारी करता है। अधिकारियों के मुताबिक रेलवे का यह फैसला अपने जोनल रेलवे किसी के आंकड़े पर किया गया है। दूसरा चार्ट जारी करने का उद्देश्य पहले वाले रिजर्वेशन चार्ट में खाली सीटों पर ऑनलाइन या फिर टिकट खिड़की से टिकट बुकिंग बंद करना है। जी हाँ, जाहिर तौर पर इससे जहां वेटिंग लिस्ट यात्रियों की आखिरी वक्त तक मौका मिलेगा, वही ट्रेन में TTE की मनमानी भी खत्म होगी। यानी कि ट्रेन में अब TTE का कोई भी झंझट नहीं होगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के संचालन में बदलाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी उन पर उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर बताया था। अब उनके इस बयान के पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नेहरू, इंदिरा से लेकर सोनिया गांधी तक को निशाने पर लेते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
फर्जी दस्तावेज वाले शिक्षकों की जांच पर हाईकोर्ट की सख्ती से शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। जी हां, शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने मंगलवार को सभी डीओ बेसिक और जूनियर स्तर के सभी शिक्षकों के वैश्विक दस्तावेज लेने के निर्देश दिए हैं। 28 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र खुद प्रमाणित यानी कि सेल्फ वेरीफाइड करके डीईओ दफ्तर में जमा करना होगा। जी हां, डीईओ 22 अक्टूबर तक शिक्षकों का रिकॉर्ड निदेशालय में जमा कराएंगे। बेसिक और जूनियर स्तर के करीब 40,000 शिक्षकों के दस्तावेजों को जमा कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने बीते रोज शिक्षा विभाग को फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की जांच 3 हफ्ते में पूरी करने के आदेश दिए हैं। बिहार चुनाव 2020 से पहले सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कई नेता एनडीए गठबंधन से टिकट कटने पर चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा से दल बदल रहे नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए बिहार भाजपा प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि जो भी भाजपा नेता चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, उन सभी नेताओं पर पार्टी सख्ती से कार्रवाई करेगी। बिहार में 3 चरणों में मतदान हो रहा है। भाजपा को बड़ा झटका लगा दिया है। कई सीट जेडीयू के पास जाने से भाजपा के पूर्व और वर्तमान विधायकों में नाराजगी है। तो रोहतास के नोखा विधानसभा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया ने भाजपा छोड़ दी है। वे लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए हैं। चौरसिया यहाँ 4 बार विधायक रह चुकी हैं। दिल्ली में बिहार भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की उपस्थिति में एलजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2020 के दौरान किसानों को एमएसपी में बढ़ोतरी करते हुए 1,13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जी हां, ये पिछले साल में एमएसपी भुगतान की तुलना में 31% अधिक है। कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 721 कृषि विज्ञान केंद्र के लगभग 5,000 वैज्ञानिक और प्रतिनिधियों को कृषि सुधार विधेयकों के संबंध में संबोधित करते हुए ये दावा किया है कि केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। कृषि राज्य मंत्री चौधरी ने सभी प्रतिनिधियों को आग्रह भी किया है कि कृषि सुधार विधेयकों के वास्तविकता को अपने क्षेत्र में स्थानीय भाषा में किसानों को बताएं और समझाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नेचुरल गैस कीमतों की पॉलिसी लेकर बड़ा फैसला लिया है। जी हां, इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि इस फैसले से विदेशी इंपोर्ट घटेगा। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईस्टर्न रेलवे के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजनाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। जी हां, 16.5 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर 8,575 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान को जोड़ने वाली 16 किलोमीटर लंबी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजनाओं के दिसंबर 2021 तक पूरा करने की उम्मीद जताई गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।